तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज मूसेवाला की कहानी, और पहली बार 11 दिन बाद मूसेवाला की मौत के उनके पिता ने जो कुछ कहा वो भी आपके सामने रखूँगा। और सबसे बड़ा एक सवाल उनके पिता ने जो पूछा है वो ये है, और जो बताया पिछले 10-11 दिनों से मीडिया में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, उनमें एक मैं भी शामिल हूँ। तो उनका ये कहना है कि उनके बेटे की मौत गैंग वॉर की वजह से नहीं हुई है। तब सवाल है कि मौत की वजह क्या है, क्यों मूसेवाला का कत्ल किया गया। एक उन्होंने ये बहुत ही चुभता हुआ और बड़ा सवाल पूछा है। मीडिया से भी उन्होंने शिकायत की कि जो मन में आ रहा, जो भी कहता जा रहा है। और मूसेवाला की पूरी ज़िंदगी, उनकी थ्रेट, उनको कितना ख़तरा था, 29 मई को क्या हुआ, घर में कौन कौन था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जो मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको पूरा बताऊंगा। साथ में ये भी कि 11 दिन बाद पहली बार मूसेवाले के 8 शूटर में से एक, जिसका नाम सौरभ महाकाल, पुणे में पकड़ा गया। तो ये पहली गिरफ्तारी कायदे से उन लोगों की हुई है जिन्होंने सीधे गोली चलाई थी। इसके अलावा एक लखनऊ से बहुत ही कचोट देने वाली खबर आई है, मतलब दुनिया के हर माँ बाप को परेशान कर देने वाली खबर है ये, जो मैं आपके सामने वो भी आज रखूँगा इस कहानी के बाद। तो आज 2 कहानियाँ आपको सुनाऊँगा। उससे पहले लेकिन शुरुआत करें तो कुकू एफएम पर भी ऐसी कहानियाँ आती हैं तमाम, और क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए क्राइम 50 है। अलग अलग कहानियाँ, नॉवेल, रहस्य, रोमांच, क्राइम की, पॉलिटिकल, बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी, वो सारी चीज़ें आप अपनी मनपसंद की जो है कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़्यादा जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो कुकू एफएम पर भी आप अपनी कहानी मनपसंद की जब मौका मिले ज़रूर सुनिए। करीब 11 दिन हो गए 29 मई को बीते हुए। 29 मई के बाद आज पहली बार सिद्धू मूसेवाला के पिता ने खुलकर बात की, और उन्होंने बताया कि क्या कुछ मूसेवाला की ज़िंदगी थी, बचपन से कैसे वो पले बढ़े, कौन दुश्मन नहीं, 29 मई को क्या हुआ, कैसे वो अब आगे की ज़िंदगी काटेंगे, और क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, 29 मई की किस चीज़ का उनको हमेशा मलाल रहेगा, अफसोस रहेगा। ये सारी बातें जो उन्होंने कही हैं, पहले मैं उन्हीं की ज़ुबानी, ताकि अपनी तरफ से कुछ लगा कर ना कहूँ मैं, हूबहू जो उनके शब्द हैं वो, बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने वो पंजाबी में कहा और मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे अपने जो कहानी सुनते हैं उनमें से पंजाबी उन्हें शायद नहीं आती हो, तो इसलिए, हालांकि मुझे भी बहुत थोड़ी थोड़ी आती है, पूरी नहीं आती है। तो उन्होंने आज जो कुछ कहा वो सुनने लायक है। वैसे इसमें एक दर्द भी है। एक जवान जनाजा जब उठता है घर से, तो बूढ़े कांधे पर उसका कितना बोझ होता है, कैसा सदमा होता है, ये कोई उस बाप से पूछे जिसने अपने जवान बेटे को खोया है। इसको सुनकर आज मैं खुद बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इमोशनल हो गया, और मैं सुनने के बाद सिर्फ महसूस कर रहा था कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी पिछले 11 दिनों से। और सच बताऊं आप लोगों को बहुत ईमानदारी से, मैं सिद्धू मूसेवाला को बहुत ज़्यादा जानता नहीं था संडे से पहले। संडे के बाद शायद मुझे लगता है कि मैं उतना ही जानता हूं जितना उनके कोई ख़ास चाहने वाले उनको जानते होंगे, क्योंकि इस दौरान मैंने हर छोटी बड़ी चीज़ पता की। तो उनके पिता ने जो कुछ कहा है बचपन से लेके 29 मई की शाम तक के बारे में, वो उन्हीं की ज़ुबानी आपको मैं सुना रहा हूँ। कभी जेब खर्च भी इस बच्चे को पूरा नहीं मिला, ये वो अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं कि कभी जेब खर्च भी इस बच्चे को पूरा नहीं मिला, लेकिन इसने अपनी मेहनत से +2 किया, 12वीं का इम्तहान पास किया, ग्रेजुएशन के लिए लुधियाना गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, फिर आइलेट्स करके बाहर चला गया, कनाडा गए थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने कभी तंग नहीं किया, यहाँ तक कि जेब खर्च भी गाने लिखकर निकालता रहा। इसने कभी अपनी जेब में पर्स नहीं रखा। बड़ा होने के बाद भी पापा मुझे पैसे दो, बड़ी विनम्रता से कहता रहा। बगैर हमारे पैरों के हाथ लगाए, बगैर हमारे पैरों को हाथ लगाए कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। कभी गाड़ी की सीट पर बैठ भी जाए तो माँ माँ करके अपनी माँ को पुकारता रहता था। इजाज़त लेकर ही बाहर जाता था। 29 मई को इसकी माँ गांव में ही किसी के घर गई हुई थी। मैं घर पर था।
मैंने कहा बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन उसने कहा कि आप आराम कीजिए, मैं 15 मिनट में जूस वगैरह पीकर वापस आ रहा हूँ। मैं सारी उम्र अपने बेटे के साथ परछाई की तरह रहा, लेकिन अब वो भी मुझसे छूट गया। अब मेरे पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप सारे लोग यहाँ बैठे हो, सरकार से हो, अब ये जिम्मेदारी लो। आज मेरा घर उजड़ गया, कल किसी और का ना उजड़े। मुझे तो अब तक यही नहीं पता कि मेरे बच्चे का कसूर क्या था। अगर किसी का बच्चा कोई गलती करता है तो लोग उसकी शिकायत माँ बाप से करते हैं। आज तक मेरे पास मेरे बच्चे को लेकर कोई शिकायत नहीं आई। गुरु ग्रंथ साहब की तरफ हाथ करके कहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पूछता था मुझसे कि पापा हर एक चीज़ मेरे साथ क्यों जुड़ जाती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने फिर भी सोचा कि नौजवान बच्चे हैं, माँ बाप को पता नहीं, कई बार छोटी मोटी गलती कर जाते हैं। मैंने कहा कि तू मेरे और अपनी माँ के सिर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू किसी की फ़ोन कॉल या किसी बात से परेशान तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं। तब मैंने कहा कि मुझे परमात्मा पर विश्वास है, हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। अगर कोई बुरा भी करता है या फिर जो शैतान बंदा होता है वो अपनी 100 सुरक्षा करता है, लेकिन मेरा बेटा अगर ऐसा होता तो अपनी गाड़ी लेकर अकेले नहीं निकलता। वो अपने साथ गनमैन रखता, चाहे प्राइवेट गनमैन ही क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। छोटे मोटे विवाद तो होते रहते थे, सोशल मीडिया भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा देता था। मैं अब भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी किसी तरह निकाल लेंगे, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की हाज़िरी में कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को लेकर तरह तरह की खबरें न बनाओ। ये मीडिया के लिए, उसकी कहानियाँ बना बना कर न लगाओ। मैंने अपना बेटा खोया है, जब ये सब देखता हूँ मेरा दिल रोता है। मेरा बच्चा बिल्कुल संत था, वो कभी भी किसी का नुकसान करना नहीं चाहता था। अगर उसके मन में कोई पुण्य पाप होता या उसे कोई ख़तरा होता तो वो अपनी सुरक्षा का और भी ख्याल रखता, अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी रख सकता था। आप हर चीज़ की खबर ना बनाया करो। कभी आप भाई राजे के बारे में कुछ बोल देते हो, कभी किसी और के बारे में। जो परिवार हमारी मदद करता रहा है, क्या हो गया है, आप उनका नाम ले लेकर ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये भी मीडिया के लिए। सिद्धू को चुनाव में कोई लेकर नहीं आया, उसका चुनाव लड़ने का अपना मन था। मैंने भी रोका, भाई राजे ने भी रोका, कहा भाई तेरे बस की बात नहीं, तेरा बढ़िया म्यूज़िक चल रहा है, तू तो दुनिया में मशहूर है। उसका अपना फैसला था, यूं ही किसी को बुरा भला ना कहिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज जो दुख है कहना आसान है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन अब ज़िंदगी में घुप अंधेरा है। मैं सोचता था कि इंसान की ज़िंदगी में एक बुरा दौर आता है, चाहे बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापे में। पर मैं वो बदनसीब बाप हूँ जिसने बचपन भी बुरा देखा और अब बुढ़ापा भी बुरा देख रहा हूँ। हो सकता है कभी कोई पाप हुआ हो। मैंने गुरु ग्रंथ साहब से विनती की है कि नादान बच्चा समझकर मुझ पर हाथ रखें। किसी भी भाई या परिवार को हमारे बेटे ने या हमने कभी कोई गलत बात कही हो तो सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आप सिद्धू को प्यार देते रहो। मैं सिद्धू तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अपने बच्चे सिद्धू के कदमों पर चलने की कोशिश करूँगा। ये एक बाप कह रहा है। मैं सिद्धू को आने वाले 5-10 साल तक जिंदा रखने की कोशिश करूँगा। मैंने जिस हिम्मत से बेटे का संस्कार किया है, उसी हिम्मत से सिद्धू को आप सबसे जोड़े रखने की कोशिश करूँगा। फिर भी अनजाने में कुछ गलत सही बोल गया हूँ तो एक दुखी बाप समझकर मुझे माफ़ कर दो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। यह आज सिद्धू के पिता ने कही। अरदास में तमाम लोग जुटे थे, सरकारी नुमाइंदे भी थे। अब ये जो सारी बातें हैं, इसमें कुछ चीज़ें सोचने लायक हैं और गौर करने भी लायक है। एक, 29 मई को जब सिद्धू घर से निकले, उनकी माँ घर पर नहीं थी। 2, जब सिद्धू निकले तो पिता ने कहा कि मैं तेरे साथ चलता हूँ। सिद्धू ने कहा मैं 15 मिनट में जूस वगैरह पी कर आ रहे। एक खबर यह आई कि सिद्धू उस दिन मौसी से मिलने जा रहे थे, तो शायद उन्होंने मौसी से मिलने की बात ना बताई हो। 3, उन्होंने कहा कि सिद्धू ने कभी उनके सर पर हाथ रखकर कसम खाया था, माँ और बाप दोनों के, कि उसे कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं, कोई धमकी नहीं मिली है। 4, कि उन्होंने कभी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटीज़ को लेकर कई बार सवाल उठे कि चलो सरकार की तरफ से सुरक्षा कम कर दी गई, पहले दे दी गई,
पर सिद्धू अब इतने पैसे थे तो कि वो बहुत सारे पंजाब में जो सिंगर और बाकी लोग अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, सिद्धू ने कभी नहीं रखा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने सच कहा कि मुझे कोई ख़तरा नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि सिद्धू की मौत कैसे हुई, क्योंकि धमकी की बात उन्होंने माँ बाप के सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी। अब सारी बातें लॉरेंस बिश्नोई और गैंग और गाने को लेकर, या फिर सिद्धू बल्कि वो जो एक नेता अकाली के और लॉरेंस बिश्नोई के साथी जिनका मोहाली में कत्ल हुआ, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके पिता ने सफाई दी। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि उनका उस हिसाब से पूरी बातचीत से ये है कि कोई दुश्मन नहीं था, तो फिर जब दुश्मन नहीं तो गैंग वॉर का शिकार नहीं हो सकते, और उस तरह से सुरक्षा भी नहीं रखी। दूसरी ये भी कि खुददार शख्स, मतलब जेब खर्च का पैसा भी अपने म्यूज़िक और गाने लिख लिख कर, सिद्धू ने शुरुआत में एक लिरिक्स के तौर पर ही अपना करियर शुरू किया, गाने लिख लिख कर किया। वो लड़का जो कभी माँ बाप के से आशीर्वाद बिना लिए हुए पैर छुए घर से बाहर नहीं निकलता था, पैसे भी मांगता था तो बेहद विनम्र होकर कि जेब खर्च को दे दो, और सब कुछ अपने दम पर किया। और जब दुनिया में सब कुछ इस गरीबी से उठकर हासिल होना शुरू हुआ, नाम, शोहरत, दौलत, तो इस छोटी सी उम्र में 27-28 साल की उम्र ऊपर वाले ने छीन लिया। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे एक और चीज़ अगर आप देखें, एक बाप अगर ये कह रहा है कि मैं सिद्धू के कदमों पर चलने की कोशिश करूँगा, एक बाप की लाचारी, एक बाप का अफसोस इससे बड़ा और क्या झलक सकता है कि मैं सिद्धू तो नहीं बन पाऊँगा, और मैं सिद्धू को अगले 5-10 साल तक ज़िंदा रखने की कोशिश करूँगा आप लोगों के दिलों के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए। काश अगर हर कातिल, हर क्रिमिनल इन चीज़ों को समझ जाए, इस दर्द को एहसास कर ले कि एक माँ बाप पे क्या बीतती है जब उसके जवान बेटे की मौत होती है, तो शायद कभी भी वो गोली चलाने या बम फेंकने से पहले 1000 बार सोचें। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है, ये सब हम ही लोग सोचते रहते हैं, और जो इंसानों के दुश्मन हैं वो ऐसे ही काम करते जाते हैं। तो आज 11 दिन के बाद पहली बार सिद्धू के पिता ने ये सारी बात कही, और मुझे लगा कि जब मैं सुनकर इतना इमोशनल हो गया तो मुझे लगा आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए थी। दूसरा, मैंने आपको एक शुरू में ही बताया कि किस तरीके से एक शूटर पकड़ा गया है, महाकाल, अब उसको लेकर पंजाब लाया जाएगा, उसके ज़रिए बाकी के 7 शूटर। इसके अलावा पिछले बल्कि 5 दिन की कल और मिली, 3 दिन पहले, करीब 4-5 दिन से लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की हिरासत में है। उसके दिन कैसे बीत रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद से, वो क्या सोच रहा है, क्या खाता है, कैसे रहता है, क्या डरा हुआ है, नहीं डरा हुआ है, पुलिस से क्या बातें करता है, कैसी बातें करता है, क्या कुछ उगल रहा है, नहीं उगल रहा है, ये सारी बातें जो पुलिस की निगरानी में उससे सारी चीज़ें हो रही हैं, इसकी पूरी डिटेल मैं कोशिश करूँगा कल कहानी में आपको सुनाने की। अब आज बहुत सारे मेल जो आए, एक दिल को छलनी कर देने वाली दूसरी कहानी जो हर माँ बाप को परेशान कर दे, वो लखनऊ से। लखनऊ में एक इंडियन आर्मी का परिवार रहता है, वृंदावन कॉलोनी में। परिवार में वो अपने आर्मी में जेसीओ हैं, आसनसोल में पोस्टेड है। उनकी एक पत्नी है साधना, उम्र 40 साल, और 2 बच्चे हैं, एक 16 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी। दोनों बच्चे लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हस्बैंड चूंकि आर्मी में है, ज़्यादातर बाहर पोस्टेड रहते हैं, तो वो अभी भी आसनसोल में थे। ट्यूसडे यानी कि कल रात करीब 9 बजे लखनऊ में एक पुलिस स्टेशन है, पीजीआई पुलिस स्टेशन। वहाँ पुलिस स्टेशन को एक शख्स फ़ोन करता है और कहता है कि वृंदावन कॉलोनी के घर में, जिसका नंबर ये है, एक महिला की लाश पड़ी है। पुलिस इस खबर पर फ़ौरन उस इलाके की तरफ जाती है, उस घर में दाखिल होती है। खबर सही थी, अंदर बेडरूम में एक महिला की लाश पड़ी थी, लेकिन घर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ बदबू थी। लाश की हालत देखकर अंदाज़ा हो गया कि इसको, मतलब मुर्दा, इस लाश की करीब 3 से 4 दिन हो गए। घर के अंदर 2 बच्चे थे, एक 16 साल और एक 10 साल की बच्ची। अब यही दोनों चश्मदीद भी थे कायदे से। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, लाश को हॉस्पिटल भेजा। लड़के ने बताया कि पुलिस वाले अंकल को कि एक बिजली मिस्त्री आया था, और उस बिजली मिस्त्री से मम्मा की लड़ाई हो गई कल, यानी कि 1 दिन पहले, और उसी ने मेरी मम्मी को मार दिया। अब उस घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बिजली वाले भी आ रहे थे, ये भी फैक्ट है। पुलिस ने उस बच्चे की बात सुनी, इसके बाद पड़ोसियों से भी पूछताछ की,
जब कई बार पूछताछ हुई तमाम लोगों से तो पुलिस को लगा कि ये बच्चा कुछ छुपा रहा है। फिर बच्चे के हिसाब से बिजली वाले ने कल यानी एक दिन पहले उसकी मां का कत्ल किया, लेकिन लाश की हालत देखकर साफ ये पता लग रहा था कि ये लाश कम से कम 3 से 4 दिन पुरानी है। तब पड़ोसी से पूछा गया तो पड़ोसियों ने कहा कि हमने पिछले 3 दिनों से इस घर की मालकिन साधना, जिनकी उम्र 40 साल, नहीं देखा। और बच्चे से पूछा भी हमने, कहा कि तुम्हारी मम्मी दिखाई नहीं दे रही है, तो बेटे ने कहा कि मम्मी दादी को देखने गई, वो बीमार है चाचा के घर। अब भाई बहन अकेले, एक 16 एक 10 साल के, तो पड़ोसी क्या करते हैं आमतौर पर वही देखभाल करते हैं। तो पड़ोसी ने 2 दिन तक इन लोगों को खाना भी खिलाया, माँ थी नहीं। अब उधर पिता आसनसोल से फ़ोन कर रहे हैं, पत्नी से बात नहीं हो रही, बेटा उठा रहा तो बेटा कह रहा कि कभी इधर गई हैं, कभी पड़ोस में गई हैं, कभी बाजार गई हैं, लेकिन बात नहीं हो रही थी। तो अब पुलिस को बच्चे पे शक हुआ। पड़ोसियों से भी पता चला, जब पड़ोसी के सामने एक झूठ पकड़ा गया कि ये तो दादी के घर सबको बता रखा है और दादी बीमार भी नहीं और वो चाचा के घर भी नहीं गई। अब पुलिस ने देखा कि वो 10 साल की बच्ची बड़ी सहमी हुई है। कुछ पुलिस अफसर फील्ड में तजुर्बा भी हो जाता उन्हें, उन्होंने उस बच्ची को अकेले ले जाकर बहुत प्यार से, उससे पहले तो उसको हौसला दिया, उसका थोड़ा सा भरोसा जीता और उससे बड़े प्यार से फिर पूछताछ की और पूछा कि बेटी क्या कुछ हुआ बताओ। और उसके बाद वो 10 साल की बच्ची, उस भरोसे के बाद उसका हौसला बढ़ा और जो कुछ उसने बताया पुलिस वाले सामने रह गए। उस बच्ची ने कहा कि मेरी मम्मी को भैया ने ही गोली मारी है। अब इसके बाद उस बच्चे से पूछताछ हुई। एक लखनऊ में वहाँ पर मिस्टर SM कासिम आबिदी हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ। तो इन्होंने और इनकी टीम ने इस पूरे बच्चे से जो पूछताछ की, उसके बाद जो सारी कहानी सामने आई वो आपके सामने रख रहा हूँ। बेचैन करने वाली कहानी है। 16 साल का बच्चा, ये 10वीं में पढ़ता था। इसने बताया कि लास्ट सैटरडे माँ के 10,000 रुपये कहीं घर में रखे थे और माँ को मिल नहीं रहा था। इससे पहले भी कई छोटी मोटी इसने चोरियाँ की थी। माँ का डांट खाता रहता था, कभी कम मोबाइल पर दिन भर गेम खेलता रहता था, ऑनलाइन रहता था, इंस्टाग्राम पे रहता था, सोशल मीडिया मतलब। और 10th में था, बोर्ड का एग्ज़ाम है, माँ चाहती थी पढ़े लिखे, पर बच्चा उसी PUBG गेम्स में और बाकी ऑनलाइन गेम्स में इनमें उलझा रहता। तो 10,000 रुपये मिले नहीं। माँ को शक हुआ, माँ ने बेटे पे शक जताया और उसे बुला भरा कहा। लेकिन फिर शाम को अचानक माँ को एहसास हुआ कि उन्होंने ही 10,000 कहीं और रख दिए थे। वो मिल गया, बात आई गई हो गई। रात का खाना खाया और एक ही कमरे में माँ, बेटा और बेटी तीनों सो गए। लेकिन बेटे को नींद नहीं आई, वो जागा रहा। रात करीब 2 से 3 के दरमियान वो उठा। उसने अलमारी खोली। उसी बेडरूम में वो अलमारी थी और उसे पता था अलमारी में उसके पापा का लाइसेंसी पिस्टल रखा हुआ है। उसने पिस्टल निकाली, अनलॉक। उसके बाद वो माँ के करीब आया। सोती हुई माँ के सिर में बेहद करीब से उसने एक गोली मारी। गोली की आवाज़ सुनकर पड़ोस में बराबर में बेड पे सो रही उसकी बहन 10 साल की जाग गई। वो रोने लगी। अब इसे लगा कि रोएगी, पड़ोसी तक आवाज़ जाएगी। उसने अपनी बहन को धमकी दी कि अगर तू चुप रही और तूने किसी को नहीं बोला तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तू रोई चिल्लाई और ये बात तूने दुनिया को बताई तो फिर तुझे भी ऐसे ही मार देंगे। बच्ची डर गई। इसके बाद उसने देखा माँ मर चुकी है। अपनी बहन को उठाया, बराबर के दूसरे कमरे में गया, बहन को बिस्तर पर लिटाया, खुद भी आकर बिस्तर पर सो गया, दरवाज़ा बंद करके, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब अगले दिन सुबह संडे, ये संडे को उठा। हर संडे क्रिकेट खेलने जाया करता था। संडे उठा, बहन को दरवाजे के अंदर ही बंद किया और क्रिकेट खेलने के लिए निकल गया। क्रिकेट खेला, घंटों बाद घर आया। तभी पड़ोसियों ने पूछा, उसने बताया माँ आप दादी के पास बीमार हैं तो चाचा के घर गई हैं। पड़ोसियों ने खाना वाना दिया, भाई बहन ने खाना खाया। फिर इसने लैपटॉप पर बैठकर मूवी देखी, गेम खेला। टोकने वाली अब माँ भी नहीं थी। माँ की लाश सामने दूसरे कमरे में पड़ी थी, उसका दरवाज़ा इसने बंद कर रखा था। पूरे दिन मूवी देखते हुए, गेम खेलते हुए, इंस्टाग्राम पे इसने काट दिया। पड़ोसी ने खाना दिया था, खाना खाया। फिर रात को अपनी बहन के साथ उसी दूसरे कमरे में सो गया, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब संडे के बाद मंडे आ गया। मंडे को फिर यही रूटीन, उठा, मोबाइल में लग गया। बट इसे फिर एहसास हुआ कि घर में कुछ बदबू आ रही है। उसे अचानक एहसास हुआ कि हाँ, ये लाश अगर ख़राब होती है तो बदबू आती है। उम्र 16 साल, लेकिन सोशल मीडिया पर रहने की वजह से जानकारी काफ़ी थी। उसने रूम फ्रेशनर निकाला, पूरे घर में रूम फ्रेशनर डालना शुरू कर दिया। रूम फ्रेशनर की वजह से बदबू थोड़ी दब गई। उसे लगा चलो ठीक है। फिर मंडे भी इसने इसी तरह से फिल्म देखी, गेम खेला, पड़ोसियों ने जो दिया इसके अलावा खुद भी कुछ बनाया, खाया।
और रात को बिल्कुल इत्मीनान से सो गया जैसे कुछ हुआ नहीं। अब तीसरा दिन आ गया, मंगलवार, ट्यूसडे को भी दिन भर ठीक रहा सुबह तक, लेकिन दोपहर के बाद इसे लगा कि बदबू फिर और आ रही है। इसने फिर रूम फ्रेशनर मारना शुरू किया, लेकिन शाम होते होते इसे लगा कि अब ये रूम फ्रेशनर काम नहीं कर रहा, बदबू बहुत तेज़ आ रही है। फिर उसे पहली बार ख्याल आया कि ये बदबू अगर तेज़ रही, पड़ोसियों तक गई, तो पड़ोसी घर में आएंगे और लाश का राज खुल जाएगा। अब क्या करें? फिर इसने दिमाग लगाया। रात करीब 8 के आसपास इसने अपने पापा को आसनसोल फ़ोन किया। बोला, पापा, बिजली वाले अंकल ने मम्मी को मार दिया। पापा सुनकर घबरा गए। लखनऊ में रहने वाले उन्होंने अपने साले को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे बात है, फ़ौरन घर जाओ। साला उनका घर आता है, देखता है कि उसकी बहन की लाश पड़ी है। भांजा बताता है कि मामा, बिजली वाले मिस्त्री ने मार दिया। अब मामला कत्ल का था। साला पुलिस को फ़ोन करता है, पीजीआई पुलिस की टीम पहुंचती है और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। अब पुलिस बच्चे से पूछताछ करती है। बच्चा जो कुछ बताता है वो कुछ यूँ है। उसने कहा कि मेरी माँ मुझे बहुत टोकती थी, हमेशा कहती थी पढ़ते रहो। जब मैं मोबाइल पे होता तो डांटती थी, मैं पिक्चर देखा तो डांटती थी, ऑनलाइन रहने पे डांटती थी, सोशल मीडिया पे एक्टिव होता तो डांटती थी, पर ज़्यादातर गेम के लिए। और मुझे ये डांट और टोका टोकी पसंद नहीं। मैं चाहता था कि ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ मेरी आज़ादी को कुचल रही है, और मैं आज़ाद रहना चाहता था तमाम बंदिशों से अलग, कि मैं कब उठूँ, कब खाऊँ, क्या खेलूँ, कब पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ये सब मैं खुद तय करूँ, मेरी माँ नहीं। अब चूँकि फादर ज़्यादातर बाहर रहते हैं, बहुत सारे घरों की ये कहानी है, तो कभी कभी आते तो कम वक्त के लिए जब बाप बच्चों के पास होता तो फिर ये कि चलो बच्चे खुश रहे, ठीक है, थोड़ा पढ़ाई में ढील दे दो, छूट दे दो, अच्छा कोई बात नहीं, खेलने दो। लेकिन माँ तो 24 घंटे साथ होती है, और हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कुछ बने, अच्छा इंसान बने, तरक्की करे, पढ़ाई लिखाई में नाम रोशन करे। तो हर माँ सख्त होती है। मैंने अपनी माँ से न मालूम कितनी मार, मतलब मैं झाड़ू से, डंडे से, हैंगर से, हर चीज़ से पिटा हूँ। अब सोच कर भी डर लगता है कि अगर बच्चों को मैं अपने पीटूँ तो क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद कुछ कर ले, घर छोड़कर चले जाए, या फिर माँ बाप को ही कुछ कर दे। क्योंकि ऐसी चीज़ें, इसको हम क्या बोलेंगे कि एक माँ का टोकना एक बेटे को पसंद नहीं और उसने सीधे माँ के सर में गोली उतार दी। अब सिर्फ टोकने और गेम खेलने की वजह से यह कत्ल हुआ। उम्र अभी 16 साल है, 2 साल बाकी है उसको अभी जुवेनाइल से बालिग होने में। तो जाहिर है कि हमारा कानून भी थोड़ा बचपन जैसा है, बचपना वाला कानून है। क्योंकि इस एक कत्ल के लिए, जिस कत्ल करने से पहले और करने के बाद जो उसने सारी चीज़ें की, वो किसी बच्चे के दिमाग की तो सोच हो नहीं सकती। लेकिन कानून कहता है कि इस बच्चे को जेल नहीं भेज सकते, 3 साल तक चाइल्ड रिमांड होम में रहेगा। चाइल्ड रिमांड होम एक तरह का जेल भी नहीं होता, वहाँ आपके घर जैसा ही होता है, बस ये होता है कि इस बाउंड्री से आप बाहर नहीं जाएंगे। 3 साल या उससे पहले हो सकता है वो बाहर आ जाए, पर फिर क्या होगा। क्या ये एक बचपने में किया गया जुर्म है, और क्या बचपन आजकल बच्चों से छीन ली गई है। क्योंकि अगर हम याद करें थोड़ा सा, ये इंटरनेट और मोबाइल के दौर से पहले के भी तो बचपन हुआ करते थे, जब बच्चों का एक साथ खेलना, मोहल्ले में जाना, क्रिकेट खेलना, गुड़िया गुड्डों का खेल, माँ बाप के साथ गपशप, कहानियाँ। आज जिससे भी बात करता हूँ, पूछता हूँ, वो चाहे बच्चों की उम्र 5-6 साल हो, एक घर में अगर 5-6 लोग हैं तो भी वो आप देखें कि सब एक दूसरे से अलग अलग मोबाइल में उलझे हुए हैं। कोई मोबाइल में गेम खेल रहा है, कोई चैट कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई कुछ और अपने पसंद की चीज़ देख रहा है। एक दूसरे से रिश्ते कटे हुए हैं, और सबकी दुनिया इंटरनेट और मोबाइल है। और ऐसी चीज़ में अगर कोई दखल दे और कोई आज़ादी को छीनने की कोशिश करे, तो उसका अंजाम ऐसा हो सकता है। ये परेशान करने वाली चीज़ है, और हर पेरेंट्स के लिए परेशान करने वाली चीज़ है। तो ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन हम सब का भी ये फ़र्ज़ है कि हमें अपने बच्चों के बचपन को भी लौटाना चाहिए। एक दूसरा पहलू उसका ये भी है कि कंपटीशन का ज़माना है, और हम सब अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं। हर माँ बाप यही सोचता है कि उसका बच्चा यूपीएससी करे, आईएएस बने, आईपीएस बने। अब तो ये है कि टॉपर बने, नीट निकाले, जी निकाले, मतलब हर वो चीज़ें जो हम लोग नहीं कर पाए
वो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा कर डाले, और उसकी वजह से कई बार एक्स्ट्रा बर्डन भी हम डालते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस दबाव के बीच में जीते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिसका उल्टा है कि उन्हें लगता है कि ये टोका टोकी ठीक नहीं है, और फिर सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें रास्ता और राह दिखाता है, और उसके बाद ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं। तो बचपन या बचपने के साथ ऐसा हो तो ये ज़्यादा सीरियस मैटर है, न सिर्फ हम सब के लिए बल्कि एक सोसाइटी के तौर पर भी, एक पेरेंट्स के तौर पर भी, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले पुलिस के लिए भी। क्योंकि पुलिस भी क्या करे, जो नॉन क्रिमिनल हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उन तक तो सब कुछ ठीक है। ऐसे लोगों के साथ क्या, अब यही है कि 16 साल के बच्चे के साथ आप क्या करेंगे? ये कातिल है, माँ का कत्ल किया है, लेकिन क्या करें उसका, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर आज इतना ही, अब आप इसको बंद करते हैं और अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज महेश भाई बालेर, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे महेश भाई। धवल ने भेजा है। इसके अलावा प्रशांत झा हैं, और प्रशांत झा इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि प्रशांत झा के भांजे का आज जन्मदिन है और इन्होंने भांजे का नाम नहीं लिखा, तो हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा आप। नीलेश सोलंकी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नीलेश। हितेश सागठिया ने भेजा है। इसके अलावा तनय अवस्थी, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तनय। और पंकज अवस्थी ने भेजा है। साथ में मनमोहन जोशी जी, इनका भी आज जन्मदिन है, ये टीचर हैं और इनके स्टूडेंट हैं आकाश सिंह राजपूत, उन्होंने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे मनमोहन सिंह जी। इसके अलावा जय कश्यप हैं एमपी से, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जय कश्यप साहब। गीता और सुखपाल सिंह जी की आज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ में अनु पांडे और शिरोमणि पांडे, इनकी भी एनिवर्सरी है आज, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा अमित मान हैं, और एक इनके दोस्त रोहित का मर्डर हुआ, उसके बारे में चाहते हैं। अमित मान साहब, मैंने टीम को ही बोला जो भी हेल्प होगी मैं आपसे ज़रूर करूँगा आपकी। ऋषभ कुमार पांडे हैं, और इन्होंने कहा है क्राइम रिपोर्टिंग, ये जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, पर माँ बाप इनके कह रहे हैं कि बहुत रिस्की जॉब है, और ये है। देखिए रिस्क तो है इसमें ऋषभ, और बाकी क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन क्या बोलूँ मैं, क्या आपको सलाह और गाइड दूँ। चलिए फुर्सत में देता हूँ, या तो मेल पे। प्रकाश परमार हैं, और बीजल जोशी केस के बारे में सुनना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। मनीष राठौर हैं, इसी लखनऊ की स्टोरी की इन्होंने फरमाइश की थी। इसके अलावा निशी शर्मा हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। अनुभव सिंह हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। धीरज कुमार हैं। इसके अलावा कविता शर्मा हैं, और गोरखालैंड की कहानी सुनना चाहती हैं। दार्जिलिंग से हैं ये, लेकिन इस वक्त यूएसए में रहती हैं। एंड थैंक यू आपके इस मेल के लिए कविता शर्मा जी। इसके अलावा लकी सिंह हैं, संजय पटेल हैं, मुस्तहिल खान है पाकिस्तान से, थैंक यू सो मच आपकी इस मेल के लिए और प्यार के लिए। संजीव राणा हैं। इसके अलावा अनूप काफले हैं। अंकित शुक्ला जी हैं, थैंक यू सो मच अंकित शुक्ला जी आपके मेल और प्यार के लिए। रंजीत रजक है। इसके अलावा देवम देवजीत है, और महेश चाहर है। तो आप तमाम लोगों के इस मेल के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।